हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि है चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल प्रोसेस से जुड़ी हुई। आप सभी को पता है कि एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं। एट प्रेजेंट वो कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो आपको यहाँ पे इमेज में नजर आ रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने न्यूज देखा होगा, तो न्यूज में राहुल गांधी जी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इन्होंने वोट चोरी की बात की थी। राइट। एक पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी का डिटेल इन्होंने निकाला था, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, ऑथेंटिक साइट से। और इन्होंने ये बताया कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, वो वोट चोरी कर रही है। बहुत सारे उसमें इलीगल तरीके उन्होंने बताए थे। हाउस नंबर 0 था काफ़ी लोगों का, किसी के फादर का नेम नहीं था, और कोई ऐसी जगह थी जहाँ से बहुत सारे लोग बिलॉन्ग कर रहे थे। एक ही घर में बहुत सारी 80 100 पीपल्स अराउंड वो लोग रह रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। अब उसके बदले में ज्ञानेश कुमार जी ने क्लियरेंस दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ईसीआई बहुत ही प्रॉपर वे में काम कर रही है। जो इसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना इंडिया में, वो काम कर रही है। बट इन्होंने काफी डिस्प्यूटेड भी बयान दिए हैं, जिसके बाद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन है, इन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन चलाया जाना चाहिए। दैट मीन्स इनको अपने जो सीट है, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, या तो इनको इम्पीच करके हटा देना चाहिए। तो इम्पीचमेंट अपने यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज तक तो कभी हुआ नहीं है। दो ही बैकग्राउंड है जिनके बेसिस पे इन्हें हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। या तो इन्होंने मिसबिहेव किया हो, या ये इनकेपेबल हो। मिसबिहेव, राइट, इन द सेंस कि अगर इन्होंने ब्राइबरी ली है, सही से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराया है, अगर ये सब चीजें सामने आती हैं तो डेफिनेटली इन्हें इम्पीच किया जाएगा। अब इम्पीचमेंट अगर होगा तो किस तरीके से इम्पीच किया जाएगा? तो जिस तरीके से किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एग्जैक्टली सेम वे में इनको भी इम्पीच किया जाएगा। क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाली ही सैलरी उठाते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे वो अपॉइंट होते हैं, वैसे ये भी अपॉइंट होते हैं। तो ये जो मोशन है, इम्पीचमेंट मोशन, ये किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 50 जो एमपी हैं, उनका सपोर्ट नीडेड होगा। अगर ये सपोर्ट मिल जाता है तो इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया जाएगा। इनसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो 25th नंबर के थे। उनका नाम था राजीव कुमार। एंड यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल नंबर 324 के अंडर में ये आता है। इसका काम है कि ये, इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि ये इंश्योर करे सेफ्टी को, न्यूट्रलिटी को, कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने। बायस नहीं होना चाहिए ये किसी भी पार्टी के, मतलब ओ। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव कर सकते हैं सेम मैनर में। ये मैंने पहले भी बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है, एग्जैक्टली सेम वे में इनको भी रिमूव किया जाएगा। आज तक एक भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव नहीं हुआ है, इम्पीच नहीं हुआ है। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भारत आजाद हुआ था, तब थे सुकुमार सेन जी। 1950 से 1958 तक इन्होंने वर्क किया है। एंड ज्ञानेश कुमार जी, जो कि 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, केरला कैडर से बिलोंग करते हैं एट प्रेजेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर बात करें, क्योंकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, तो दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे। एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। टेन्योर की अगर बात की जाए तो इनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ द एज, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों ही रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबके क्राइटेरिया में क्या होता है कि इनको मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इनको अपॉइंट किया जा सकता है दोबारा दोबारा से। राइट। इनका इलेक्शन करा दो, फिर से अपॉइंट कर दो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये अपना इस्तीफा भी देंगे तो वो भी प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये रही पूरी इंपॉर्टेंट बातें, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ी हुई थी। आई होप आप एक एक पॉइंट को याद रखोगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने कंट्री का सबसे पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल किया है, वो भी कहाँ पर? रेलवे ट्रैक्स पे। ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे आपको
दिख रहे हैं सोलर पैनल्स, राइट? ये रिमूवेबल है। अभी इनको लगाया गया है क्योंकि ट्रैक्स, हर टाइम तो ट्रेन जाती नहीं है ना ट्रैक पे, कभी कभी तो ट्रेन नहीं आएगी। उस टाइम पर ये सोलर पैनल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। अभी ट्रायल बेसिस पे केवल 70 मीटर के लॉन्ग ट्रैक पे सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है, 28 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया। ये रिमूवेबल है, जब मन करे इनको निकाल भी सकते हैं, जब मन करे इनको लगा भी सकते हैं। ये जनरेट करेंगे 15 किलोवाट पावर की एनर्जी। इंश्योर किया गया है कि स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सोलर पैनल्स क्या करते हैं, लोग पूरे फील्ड में लगा देते हैं, पूरे मैदानी एरिया में लगा देते हैं, बट वहां पे सोलर पैनल लगाना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज रेनफॉल होता है तो रेनफॉल का पानी भी तो लैंड पे जाना चाहिए। सोलर पैनल की वजह से पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो फालतू में उस एरिया को कवर करने से बेटर है कि इन्होंने यूटिलाइज किया है इस स्पेस को। दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव एक्चुअली। एंड इसके थ्रू क्या होगा, ग्रीन एनर्जी प्रमोट होगी, सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया है। कहाँ पर ये जो कीर्तिमान है ये अचीव किया गया, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसे हम बीएलडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम डीएलडब्ल्यू था, अब बीएलडब्ल्यू है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसी का कैंपस है। उसमें ही इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, लाइन नंबर 90 पे। तो सारे जगह याद रखना कहाँ पे ये चीज की गई है। कंट्री का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया है रेलवे ट्रैक्स पे, राइट? नेक्स्ट न्यूज, जो कि अगेन इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, जिन्हें हम बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। अभी हाल ही में मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, जहाँ पे राज्यसभा ने पास किया है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को। इसको पास करने का मतलब ये है, बेसिक सा फंडा, कि जो पहले का 1908 के टाइम का जो एक एक्ट था, कॉलोनियल एरा का, इंडियन पोर्ट्स एक्ट, उससे रिप्लेस किया गया है और अब एक नया इंडियन पोर्ट्स एक्ट, इंडियन पोर्ट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इसके तहत होगा क्या, ये प्रोवाइड करेगा मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्री, इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क को इंडियन पोर्ट के सेंटर में, कि जो पोर्ट्स होंगे वो काफी ज्यादा मॉडर्न होंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे काम होगा, कोई भी इलीगल तरीके से काम नहीं होगा। और क्या क्या बोला गया है इस इंडियन पोर्ट बिल के अंडर में, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम स्टेबल डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड एक बनाई जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंडर में काम करेगी। और यही जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस बोर्ड के। साथ ही स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया जाएगा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को। और क्या करा जाएगा, पोर्ट टैरिफ। पोर्ट टैरिफ कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बोर्ड, जो कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी के अंडर में काम करेगा। एनवायरमेंट की सेफ्टी को ध्यान रखने का काम किया जाएगा, नोटिफिकेशन, न्यू पोर्ट बनाने हैं, पोर्ट की लिमिट्स को ऑल्टर करने हैं, ये सारी की सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। एट प्रेजेंट इंडिया में अगर आप देखो तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और ये सारे के सारे मेजर पोर्ट्स गवर्न किए जाते हैं अंडर मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट। और ये कंट्रोल में किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आता है। तो ये बात तो नए वाले जो बनाया जा रहा है, जो पास किया गया है इंडियन पोर्ट्स बिल, ये उसकी बात है 2025। और इसने रिप्लेस किसको किया है, 1908 के एक्ट को, विच इज कॉलोनियल एराज एक्ट। ये याद रखना है। अगली न्यूज, ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड रोबोट गेम्स के साथ। हाल ही में इसका आयोजन बीजिंग चाइना में किया जा रहा था, जहां पर 500 से भी ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने compete किया। टोटल 26 डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स थे जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लाइक 100 मीटर का स्प्रिंट था, सॉसर था, किक बॉक्सिंग, डांस, रिले रेस, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। बेसिकली रोबोटिक्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। और ऐसा नहीं केवल चाइना के ही रोबोट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ऑल अक्रॉस द कंट्री 16 डिफरेंट कंट्रीज के रोबोट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो आपको बस ये याद रखना है कि वर्ल्ड रोबोट गेम्स का आयोजन बीजिंग चाइना में कंडक्ट किया गया था 2025 में। नाउ नेक्स्ट न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सनालिटी, आप तो आदत से हो गई है ना इनको, अगर न्यूज में ना देखो तो फिर कैसे न्यूज कंप्लीट हो सकती है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने पुतिन के साथ, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, फाइनली एक समिट कंडक्ट कर ही ली। वो भी कहाँ पे, अलास्का में ये समिट कंडक्ट हुई, ट्रंप और पुतिन के बीच में। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बेसिकली यहाँ पर
डिस्कस किया गया मेजरली। बोला ये गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मतलब के साइड से ये इनिशिएटिव था कि रशिया और यूक्रेन सीज फायर कर ले। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन है। यूएसए के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से चाहते हैं, क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है ना नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि अमेरिका हर जगह जहाँ पे भी डिस्प्यूट हो रहा होता है वहां पे शांति फैलाने का काम करता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप वॉज दी शांति का मसीहा। ही इज ट्राइंग टू डू, मतलब कहीं पे भी लड़ाई ना हो, सब जगह पीस हो जाए। इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ तो इनका स्टेटमेंट आया था कि सीज फायर हमने साइन करवाया है। उसी तरीके से रशिया के साथ इन्होंने पुतिन के साथ बैठक की। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनके साथ भी इन्होंने बैठक करी है। मतलब बेसिकली कोशिश पूरी है कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाए, ताकि उसका भी क्रेडिट कौन ले ले? डोनाल्ड ट्रंप ले ले, है ना, और इनको नोबेल प्राइज दे दिया जाए। अगली न्यूज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे फॉर्म किया गया है 7 अप्रैल 1945 को, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एट प्रेजेंट इसका हेड है डॉक्टर टेड्रोस जी। इन्होंने ऑफिशियली सर्टिफाई किया है केन्या को कि केन्या फ्री हो चुका है फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, HAT के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ केन्या बन चुका है 10वीं ऐसी कंट्री जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। दैट मीन्स कि स्लीपिंग सिकनेस को अपने यहाँ से एलिमिनेट किया है। स्लीपिंग सिकनेस जो कि एक पैरासिटिक डिजीज है और ये प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होती है। ये याद रखना है। लोकेशन दिखाती हूँ केन्या की। अफ्रीका की ये कंट्री है केन्या, कुछ यहाँ पर लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे। जो स्लीपिंग जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये दो टाइप की डिजीज होती है। सबसे पहला जो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में फैलती है, ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई गैम्बियनिस। और दूसरा है जो ईस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में फैलती है, दैट इज ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई रोडीसिंस। राइट, दो टाइप के होते हैं। सिम्टम्स क्या है? फीवर आएगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो है आपको यूजुअली उसमें फीवर वगैरह में देखने मिलता है। तो ये इसके सिम्टम्स है। केन्या जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है केनियन शीलिंग। याद रहेगा कि केन्या बन चुका है 10वीं ऐसी कंट्री जिसने अपने हाथ से स्लीपिंग सिकनेस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सभी को पता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो अब वो पोस्ट खाली थी, तो जल्दी से जल्दी वहां पे इलेक्शन कराना था। इस वजह से जो एनडीए गवर्नमेंट है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी जिसके अंडर में काम करती है, तो इन्होंने अब डिसाइड किया है, अपनी ओर से एक नाम प्रपोज किया है एज अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वो है महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए, मतलब किसके द्वारा नॉमिनेट किए गए कैंडिडेट हैं? ये है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा ये कैंडिडेट एक प्रपोज किए गए हैं। साथ ही ये जो CP राधाकृष्णन जी हैं, ये 2 बार से MP रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कोयम्बटूर। वाइस प्रेसिडेंट अभी तक कौन काम कर रहे थे? जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था क्योंकि हेल्थ इश्यूज उनके काफी ज्यादा आ रहे थे। और ये जो CP राधाकृष्णन है, ये महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं सिंस 31 जुलाई 2024। इन्होंने झारखंड के गवर्नर के रूप में भी काम किया है 2023-2024 में। अब एनडीए की गवर्नमेंट ने इनको, अगर इनका नाम अपनी ओर से दिया है उम्मीदवार के तौर पे, तो डेफिनेटली यही जीतेंगे और आने वाले टाइम में आपको यही वाइस प्रेसिडेंट देखने मिलेंगे भारत के। बिकॉज एनडीए की जो सरकार है वो मेजोरिटी में है, आप सभी को पता है। अगर वोट्स पड़ेंगे भी तो ज्यादा वोट इन्हीं को पड़ने वाले हैं टोटल, राइट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं अपने भारत में। आर्टिकल नंबर 66 ये कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। रेजिग्नेशन जो दिया था जगदीप धनखड़ जी ने, इन्होंने कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया था? आर्टिकल 67 का क्लॉज नंबर A। इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का, वो विद इन 60 डेज में कंडक्ट करा लेना चाहिए अगर उनका ऑफिस वेकेट है तो। 9 सितंबर को ये इलेक्शन फाइनली कंडक्ट किया जाएगा। एनडीए ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, अब ऑपोजिशन अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी। टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का होता है। आर्टिकल नंबर 63 से लेके 71 के बीच वाइस प्रेसिडेंट की कार्य और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें फंक्शनिंग, उनकी पूरी डिटेलिंग मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
वाइस प्रेसिडेंट जो होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ताकि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के केपेबल हो। एंड आर्टिकल 69 जो है वो ड्यूटी ऑफ ऑफिस की बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स, कुछ क्लॉजेस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अगली न्यूज विच इज रिलेटेड टू एन एआई टूल जिसका नाम है सभा सार। इंडिपेंडेंस डे पे एक एआई टूल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सभा सार। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि ग्राम सभा की जो फंक्शनिंग है उसको एनहांस किया जा सके। अभी फिलहाल में ट्रायल बेसिस पे इसे त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे करके जितने भी पूरे इंडिया में ग्राम सभा है उन सभी जगह पे इनको लॉन्च किया जाएगा। फीचर क्या है इसके, ये कन्वर्ट करेगा वीडियोस ऑडियोज जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है ग्राम सभा की मीटिंग की, उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में समरीज के फॉर्म में कलेक्ट करके रिकॉर्ड करके कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। राइट। ये जो सभासार है ये बनाया गया है भाषिनी पोर्टल के ऊपर। बहुत सारे और भी अदर इनिशिएटिव्स हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं फॉर फॉर ग्राम पंचायत। राइट। लाइक पंचायत निर्णय पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, भाषिनी प्लेटफॉर्म। आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 1992 के टाइम पे, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से सेटअप करना है इंडिया में उसकी बात करता है, और आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत की बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अभी फिलहाल में ट्रायल बेसिस पे त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला। आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलेगा ये। नेक्स्ट विच इज अ डे, 19th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जिसकी थीम इस बार की रखी गई माई फेवरेट फोटो। वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक भी सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम अगस्त 12 टू अगस्त 26। 1826 की बात है जब जोसेफ निसेफोर निप्सी इन्होंने सबसे पहला परमानेंट फोटोग्राफ को खींचा था इसी सेम डे पे 19th ऑफ अगस्त को। तभी उसी डे को ऑनर देते हुए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और हुमाई व्यारावाला ये इंडिया की सबसे पहली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट थी। इनका भी नाम आप याद रख लो साथ में। नेक्स्ट, सिंसिनाटी ओपन टाइटल अभी हाल ही में कंडक्ट किया जा रहा था। टेनिस से जुड़ा हुआ ये टाइटल है। कार्लोस अल्कराज जो कि 22 ईयर ओल्ड हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना सबसे पहला सिंसिनाटी ओपन टाइटल जीत लिया है। किसको हराया है? इन्होंने हराया है जैनिक सिनर को, जो बिलोंग करते हैं इटली से। ये जैनिक सिनर हैं, ये हैं कार्लोस एल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। एल्कराज के नाम 2025 में अब तक का अगर आप देखो तो ये छठा टाइटल है। साथ ही ये तो मेंस की बात हो गई, फीमेल्स वाला भी कंडक्ट हो चुका है और फाइनलाइज हो चुका है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये रही ईगा स्वेटिक जो बिलोंग करती हैं पोलैंड से। ईगा ने 6 बार ग्रैंड स्लैम जीता है अब तक, और वर्ल्ड में अगर इनकी रैंकिंग की बात करो तो 3rd नंबर पे आती है टेनिस प्लेयर में। ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। इन्होंने हराया है जैस्मीन पाओलिनी को। स्कोर रहा 7-5 और 6-4 का। ये जो सिंसिनाटी ओपन टाइटल है ये हार्ड कोर्ट पे यूजुअली खेला जाता है, और 2024 से लेके अब तक ईगा स्वेटिक के नाम ये पहला हार्ड कोर्ट का टाइटल आया है। पाओलिनी ये इटली से बिलोंग करती हैं। तो दोनों ही मेंस और विमेंस दोनों में आप देखोगे कि जो पर्सन हारा है, जो प्लेयर हारा है वो इटली से बिलोंग करता है। राइट। कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते थे। ईगा स्वेटिक कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। अगर आप ग्रैंड स्लैम्स की बात करो तो 4 होते हैं टोटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, सबसे ओल्डेस्ट विंबलडन है। और 2025 में ये तीनों हो चुके हैं। अभी बस बाकी है तो यूएस ओपन। सिंसिनाटी ओपन टाइटल हो चुका है। आने वाले टाइम में आपको यूएस ओपन होता हुआ दिखेगा। वहां पे कौन विनर होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।